अपने आईटी लैब में अपना बायोलॉजी का सेकेंड ईयर का वो टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम थोड़ा वीडियो की मदद से और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग क्लास में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखा पिछले अपने क्लास में, और इसके अलावा स्तन के बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमने पढ़ा। तो जो भी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में भी आता है, तो इसलिए जो है इसको एक बार ई कंटेंट की मदद से भी देखा जाए, क्योंकि ये अच्छा होता है कि हम केवल एक जगह से ज्ञान ना लें, हम 4-5 नोट हमारे पास हो, कभी जरूरत हो तो टीचर से भी ले लिया, कभी जरूरत हो तो कहीं और से भी ले लिया। हमारे पास अच्छे अच्छे ई कंटेंट है, डेवलप है, हमारे कॉलेज में रिसोर्सेज जब मौजूद है तो हमको हर तरह से उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के कंटेंट करीब कह रहे हैं ताकि आवाज मैं इसको ओपन करता हूं। एनसीईआरटी कंटेंट से है, ठीक है, क्लास 12, और क्योंकि हम लोग का इंग्लिश मीडियम बैठा है तो मैं इंग्लिश मीडियम खोलता हूं, दैट इज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के जो कंटेंट हम लोग क्लास में कर रहे हैं दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का मैं कंटेंट खोलता हूं और देखते मिलान करते हैं कि हम लोग ने जो पढ़ा है क्या वही चीज है कि कुछ से। दिस इज द ई कंटेंट और स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो हम लोगों ने जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है उसको मिलान भी करेंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और इसके साथ चीजों को और डिस्कस किया जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। My dear students, I am Dr. Aruna Mohan from Delhi University, and I am here to discuss with you in this session embryogenesis. We have already discussed in earlier sessions asexual reproduction, sexual reproduction, and in sexual reproduction we started with reproduction in English. We have understood the male reproductive system and also the female reproductive system. And we understand the male generation is sperm and female generation is ovum. And also we are aware of the fact that Ganymede has a half a million chromosomes, that is 22 chromosomes and 1 X chromosome, and we call it diploid. Whereas our normal cells in the body, somatic cells are diploid, and germ cell also, when they start undergoing division at that time, originally they are also diploid in nature. In this session, I am going to discuss gametogenesis. In case of man, it is spermatogenesis because eventually sperm will be formed. Before I go into detail, let me make sure appreciate why it is happening, why this division is taking place. Of course, we will see from this point. मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आपने देखा एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, जो अभी क्वेश्चन अराइज किया गया है कि गैमेटोजेनेसिस गैमेट बन रही है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते जा रहे हैं, तो गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस क्यों होता? क्या आप इसको कोई जवाब दे पाएगा? अभी आंसर मुझे मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, लेकिन क्या आप में कोई ये जवाब दे सकता है कि जब स्तन बनता है या एग बनता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, दैट इज नोन एज मियोसिस। क्या आप इसको कोई जवाब देना चाहेगा? Stand up. To require the formation of haploid gametes. To Require the formation of haploid gametes. requires the formation of haploid gametes. Who requires To ensure the formation of gametes. you ensure the Formation of haploid gametes. ये चलिए मैं आपका आंसर लेता हूँ, बट इट इज इनकम्प्लीट। और कोई जवाब देना चाहेगा? क्यों गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis, दोनों के टाइम पर क्यों जो है क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है? क्रोमोसोम से क्रोमोसोम नंबर 46 जो चीज जोड़े में रहते हैं, ठीक। और जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो इसमें स्पर्म बनते हैं या एग बनता है, यहाँ हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं।
तो जब स्पर्म बनेगा तो उसमें 46 से केवल 23 ओनली 23 क्रोमोसोम आते हैं। व्हाई दिस? ये क्वेश्चन आ रहा है। एनीवन? कोई आइडिया? कोई जरूरी है परफेक्ट आंसर है? कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? एनीवन? अब आप इसको ऐसे सोचिए, इंसान का टोटल क्रोमोसोम है 46। ठीक, ये नंबर फिक्स है। आप इंसान को चाहे आप जापान से पकड़िए चाहे अमेरिका से पकड़िए, क्रोमोसोम नंबर है 46। ठीक, अब मान लीजिए मेल है 46, फीमेल है 46, तो इनके बच्चे कितना होना चाहिए? बच्चे में 46 होना चाहिए। ठीक, अब मेल ने मियोसिस किया स्पर्म बनाते समय, और जब स्पर्म बना तो 46 का आधा 23, फीमेल में 46 का आधा 23, और जब दोनों मिले फिर से 46, इनके बच्चों में 46। पहले सोचा अगर मियोसिस नहीं होता तो मेल में जब स्पर्म बनता तो 46 क्रोमोसोम वाला बनता, फीमेल में एक बनता तो 46 क्रोमोसोम वाला बनता, और जब दोनों मिलते तो कितना क्रोमोसोम हो जाता? 93। बस तो कोई इंसान भी नहीं। तो आइए देखते हैं इसकी और डिटेल। And after that, dipole is formed. And then sperm fertilizes ovum. It is made chromosomes of ovum. So if sperm was carrying full number of chromosomes and ovum was also carrying full number, the diploid number, that is 46, then chromosome number will be double in the dipole. And the baby will have double the number of chromosomes. Then what they will say, Is it clear? and the next condition is to be double again. How many times will be double? It will have to bring another once again. So, nature answered for this, and hence the reduction division will give the number of chromosomes required to show them how the number of the spokes and how the number of ovum in the chromosome number. Then they the result is a dipole which now has diploid number of 2 members of chromosomes. And that is why the reduction of division becomes important. And आपको हमारे सवाल का जवाब मिल गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जमीन बनते समय क्यों मियोसिस होता है, तो मुझे उम्मीद है आपको जवाब दे देंगे। हो जाएगा? फिर से पूछता हूँ, जमीन जब बनते हैं स्पर्म या एग, तो वाई का क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, तो क्यों क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस के समय? कोई जवाब देगा? अब तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे आसानी के साथ तो जैसे समझ में आए वैसे जवाब देता। एनीवन बताओ? नहीं ठीक बता रहा। हाँ, ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, चलो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब स्पर्म या ओवम फॉर्म होता है, उस टाइम पे जो फीमेल का बॉडी होता है, तो 46 से उसका आधा होता है 23 से डिवाइड हो जाता है, 23 आधा हो जाता है, फिर मेल से 23 क्रोमोसोम मिलता है, फिर दोनों जब प्लस होते हैं तो फिर 46 होता है, वही क्रोमोसोम बच्चे हैं। ताली बजेगी। आइए आगे देखिए। the first one is reduction, division, and second one is simple mitosis. I'm giving you these details because I am going to apply these details while explaining spermatogenesis to you. So, if first division out of 2 in meiotic division, if first division is a reduction division, that means when one spermatogonia is divided into 2. I repeat, when one spermatogonia divides into 2, each one will have half the number of chromosomes. Now when this will divide into 2, now
It will have the same number of chromosomes because second division is manual. You can see in the slide, it started with one spermatogonia. That spermatogonia has undergone meiotic division, the first one, and that is reduction division. So you have two cells. ये डिवीजन आपने कब पढ़ा है, किस क्लास में? माइटोसिस एंड मियोसिस, क्लास 11 में हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था। यहाँ पर मियोसिस 1, मियोसिस 2 इधर देखिए, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दिखा रहा है जो हमने क्लास में पढ़ा था। और हमने देखा था कि स्पर्मेटोगोनिया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा है, और ये स्पर्मेटोगोनिया इसके अंदर ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस शुरू होता है। मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ये देखिए रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। यहाँ पे आप देखिए दिखाया गया पिक्चर में कि मियोसिस 1 में पहले 2 यहाँ क्रोमोसोम था, अब इसके बाद ये सिंगल हो गया, जोड़ा खत्म हो गया। और फिर मियोसिस 2 जब होगा तो मियोसिस 2 में स्पर्मेटिड बनता है, और फिर लास्ट में यही स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ। तो ये वही प्रोसेस है जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, बट इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अच्छे समझ में आता है। Both are having half the number of chromosomes. You have 4 cells, Sertoli cells, which are present in the seminiferous tubule. Try to visualize or imagine that this spermatogonia was present in the seminiferous tubule. You can see in this slide, it is composition of. यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, क्या आपने डायग्राम पढ़ा है? आपने डायग्राम बनाया है? ये जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको कलर करके, ये मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, तो हमको कुछ इस तरह का पिक्चराइजेशन देखने को मिलेगा। क्या हम इसमें पहचान पा रहे हैं कि कौन सा स्पर्मेटोगोनिया है, कौन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कौन सेकेंडरी है, पहचान में आ रहा है? लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप में, हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम पहचानेंगे। ओके, सबसे पहले किनारे यहाँ पे ये जर्म सेल्स हैं जो हमने पढ़ा था, ये डिवाइड होते हैं, अगली लेयर बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया फिर साइज में बड़ा हो जाता है, बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर और बढ़ता है, वो बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस 1 होगा, और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर मियोसिस 2 होगा, तो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और यही स्पर्मेटिड पे डिफरेंशिएट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें। तो चूंकि हम नाम चुके हैं तो इसको it is going to create a loss in the life of the child. So, we cannot afford one chromosome more or one chromosome less. That results into syndromes, so many kinds of syndromes which we may discuss in some other session. So once the reduction division takes place properly, यहाँ पर मेन सिंड्रोम के बारे में बताइए कि अगर जो है इस सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस होते हैं किसी तरह के क्रोमोसोम में तो सिंड्रोम आता है। ये जो सिंड्रोम्स है, ये जो अगला यूनिट हमारा आने वाला है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देखिए, उसमें टॉपिक हमारा आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर। उसमें हम जेनेटिक और क्रोमोसोमल दोनों तरह के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, वहां पे हम इसको डिटेल में देखेंगे। note down what is wrong. Very good. These 2 cells are having half the number of chromosomes. Now they will undergo simple mitosis to produce 4 cells, and these 4 cells will utilize the 4 spores. And the point for you to understand that one is spermatogonia tested inside the seminiferous tubule, and it has mutation in the process from Sertoli cells, and hormonal part is looked after by Leydig cells. ओके, यहाँ पे दो नाम दिया गया है, सर्टोली सेल एंड लेडिग सेल। सर्टोली सेल के बारे में आप में से कोई बता सकता है? प्लीज। स्पर्म को मैच्योर करने में, स्पर्म को मैच्योर करने में, क्या ये सही बता रहे हैं? Sertoli cells provide nourishment to the male germ cell that leads Sertoli cells provide nourishment to the male germ cell that leads to meiotic division for spermatogenesis.
कि क्या इन्होंने भी ठीक बताया? साइटोलिक सेल पहला नंबर 1 कहाँ पाए जाते हैं? इनको नर्व सेल भी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड सेमीन्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक। और इनका मेन काम क्या है? स्पर्मेटोजोआ, ठीक। और दूसरा नाम था लेडिक सेल। लेडिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, इंटरस्टिशियम में पाए जाते हैं, आउटसाइड सेमीन्यूक्लियस। और ये मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को शुरू भी करता है और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी, मूंछ वगैरह सब डेवलप कराते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा, हमने एनसीईआरटी की कंटेंट की मदद से देखा और बहुत सारी चीजें और भी इलेबोरेट हुई। एक चीज आप याद रखें, जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ वो ये कि आपके ज्ञान का स्रोत केवल मैं नहीं हूं। मैं आपको कितना देर अवेलेबल रहूंगा? मैं आपको केवल स्कूल आवर में अवेलेबल हूं। बहुत होगा तो आप मुझे फोन कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, जूम मीटिंग कर लेंगे, कितना टाइम हमको मिलता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ ज्ञान के और भी स्रोत है, नॉलेज के और भी पॉइंट है, मगर वो पॉइंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इंटरनेट पे तो बहुत सारी नॉलेज उपलब्ध है, लेकिन अनऑर्गेनाइज है, आपको सही मिल रही है। लेकिन हमको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हमको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी और वहां पे हमको जो ई कंटेंट कहा जाता है, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो आपके पास केवल नॉलेज का मैक्स नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे, जैसे ये जो ई कंटेंट है ये NIT वालों ने डेवलप किया, NIIT उन्होंने डेवलप किया है कोलैबोरेशन विद सम अदर बॉडीज। और इसके अलावा और भी कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहां पे भी आपको मिलता है, स्वयं पे मिलता है, कई जगह मिलता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब, अगर मान लीजिए हम कभी लैब नहीं जाते या आप किसी वजह से लैब नहीं आते, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा और आपको एक्सपेरिमेंट कराने का मौका नहीं मिल रहा, ऐसे में आप घर बैठे भी उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ऐसी लैब बनाई जा चुकी है जो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे है और एनवाइट प्लेटफॉर्म पे है, कई तरह के प्लेटफॉर्म है। ये हम लोग किसी और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है, कैसे किया जाता है। और आपसे पहले जो है इसको हम लोग और क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया हुआ है, जो वीडियो बना करके मेरी जब ट्रेनिंग हुई थी तो वहां मैं मास्टर ट्रेनर के तौर पर गया था और वहां मैंने इन प्लेटफॉर्म के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया था। इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं इसको आपके घर से शेयर कर दूंगा, इसके बारे में भी एक क्लास अलग चलेगी। ओके, अब यहाँ पर ये तो हमारा प्रोसेस आज का, मैं यहाँ क्लास क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन आपके जाने से पहले एक छोटी सी बात है कि कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि क्लास टीचिंग के अलावा ई रिसोर्स से पढ़ने में हमको क्या फायदा मिल रहा होगा? आपके क्या समझ? कोई भी नहीं रिवीजन होगा। ओके, वेरी गुड, इसका पॉइंट ले लेते हैं। हमने क्लास में पढ़ा, फिर हमने यहाँ की बैठ देखा, एक रिवीजन। सेकेंड अच्छा, इमेजिन, हाँ, यहाँ पे पिक्चर्स ऐसे ही हम क्लास में नहीं बना सकते, तो हमको एक्चुअल पिक्चराइजेशन भी देखने को मिल रहा है। तीसरी एक्यूरेसी, हो सकता है मैं पढ़ाने में भूल जाऊं, मैं कुछ गलती करूं, यहाँ पे एक्यूरेसी, ठीक है, ई कंटेंट का एक्यूरेसी ज्यादा है और जो भी नॉलेज का स्रोत है वो प्रॉपर है। ओके, तो कुल मिला जुला करके हमको केवल नॉलेज का एक स्रोत पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं आपका केवल टीचर नहीं हूँ, मैं आपका मेंटर हूँ, मैं गाइड हूँ। मैं आपको वहां तक गाइड करूंगा कि आपको कहाँ कहाँ से नॉलेज मिलेगा। ओके, सब लोग तैयार हैं इसके लिए? तो मुझे बोर्ड में आप लोगों से 90+ नंबर बायोलॉजी में चाहिए। ओके,